तो आज हम प्रश्नावली 5.8 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए, प्रश्नावली 5.8 इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हमें दो चीज पढ़नी है भाई, दो थ्योरम है बेसिकली। एक तो हमें पढ़नी है रोल्स थ्योरम और एक हमें पढ़नी है मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों ही बहुत आसान सी थ्योरम है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। चलिए देखिए, हेडिंग डाल लो आप, रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम, जिसको हिंदी में बोल देते हैं रोले का प्रमेय। होता रोल्स ही है, लेकिन जब हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो रोले का प्रमेय बोल दिया गया, ठीक है। अभी रोल्स थ्योरम क्या बोलता है? रोल्स थ्योरम जो बोलता है कि यदि कोई फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, ठीक है। कंटिन्यूस मतलब कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में कहीं भी कट पिट नहीं रहा, कहीं भी उसमें कट नहीं लग रहा, तो उसका मतलब वो कंटिन्यूस है। तो अगर कोई फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, इस ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। अवकलनीय का मतलब कि उस ग्राफ में कहीं पर भी चोंच नहीं बन रही, ठीक है ना। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में इस इंटरवल में कहीं पर भी चोंच नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो फंक्शन है वो हर एक पॉइंट पर अवकलनीय है। आप उसका हर एक पॉइंट पर डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हो। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, ठीक है। तीसरी बात, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर आ रही है, तो रोल्स थ्योरम के अनुसार, तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है? रोल्स थ्योरम कहता है, रोल्स थ्योरम के अनुसार कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा इस इंटरवल में, इस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसके लिए इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इस पॉइंट पर, यानी कि एफ डैश सी, वो जीरो होगा। समझ रहे हैं? रोल्स थ्योरम ये बोलती है, रोल्स थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, इस ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू अगर बराबर आ रही है, अगर ये तीनों कंडीशन किसी फंक्शन में सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा मिलना ही मिलना है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे सी बोला है। इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा मिलना ही मिलना है जिसके लिए इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो शून्य होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब, फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बताना जरा एक बार। फंक्शन की डेरिवेटिव का मतलब ये हो गया कि इस सी पॉइंट पर बनने वाली जो स्पर्शरेखा की ढाल है ना, बनने वाली जो स्पर्शरेखा की ढाल है, अगर मैं इस सी पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचूंगा तो उसकी जो ढाल बनेगी वो पक्की बात है वो शून्य होगी। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अभी आपको चीज़ समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि जब तक मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा तब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो ग्राफ से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो कि एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का मान लो। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी, ठीक है। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर ए है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो बेसिकली एफ ऑफ ए होगा, ठीक है। या तो आप उसको y1 नाम दे दो, चाहे आपकी इच्छा है, मैं एफ ऑफ ए नाम दे दिया। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर बी है, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एफ ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? तो रोल्स थ्योरम क्या बोलती है? रोल्स थ्योरम बोलता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, कहीं पर भी कट नहीं रहा, इस इंटरवल में कहीं पर भी ये फंक्शन कट नहीं रहा, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है जी, तथा अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर कहीं पर चोंच नहीं बन रही, चोंच नहीं बन रही, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है वो इस ओपन इंटरवल में, ए और बी को छोड़ करके ओपन इंटरवल में अवकलनीय भी है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तथा अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तथा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर आ रही है, जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है आपके आंसर, ये एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है भाई? ए पर भी यही चीज रिटर्न कर रहा है, यही पॉइंट रिटर्न कर रहा है, और बी पर भी यही पॉइंट रिटर्न कर रहा है, ये वाला। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यहाँ पर बराबर आ रहा है। तो रोल्स थ्योरम कहती है, रोल्स थ्योरम कहती है कि इस फंक्शन के ग्राफ में, इस फंक्शन का जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ पर एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां पर अगर आप स्पर्शरेखा बनाएंगे ना तो उसकी ढाल शून्य आएगी। समझ रहे हैं? रोल्स थ्योरम कहती है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल में अवकलनीय है तथा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर है,
तो इस ग्राफ में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलना ही मिलना है जहां पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचें तो उसकी ढाल कितनी आएगी, शून्य आएगी। और जैसा कि आपको पता है कि इस ग्राफ में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर बनने वाली स्पर्श रेखा की ढाल शून्य है, तो आपके आंसर ऐसा ये वाला पॉइंट है। समझ रहे हैं? अगर मैं इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो इसकी ढाल कितनी होगी बताना जरा, तो आपके आंसर इसकी ढाल शून्य होगी, है ना। ढाल का मतलब क्या होता है कि ये जो मैंने रेखा खींची है ये एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रही है, आपको आंसर 0। टेंजेंट 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 होता है। तो ये जो स्पर्श रेखा मैंने खींची इसकी ढाल कितनी है, शून्य है। तो रोल्स थ्योरम यही चीज बोलता है, वापस समझ लो। रोल्स थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तथा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर आ रही है, तो पक्की बात है कि इस ग्राफ पे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, इस ग्राफ पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो उसकी ढाल शून्य आएगी। ये बात रोल्स थ्योरम बोलता है, समझो। एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। और लेट्स से कि मैंने ग्राफ बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये वाला जो पॉइंट है ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोल्स थ्योरम लागू हो रही है कि नहीं हो रही, ये चेक करते हैं। तो रोल्स थ्योरम लागू होने के लिए तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहले आप ये देखो कि ये जो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, कहीं पर कोई कट कुट लग रहा है आपको आंसर नहीं, तो कंटिन्यूस तो है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, क्या ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में अवकलनीय है, तो आपका आंसर इस इंटरवल में अवकलनीय भी है, क्योंकि कहीं पर चोंच बन रही है। अगर कोई चोंच बन रही होती ना तो अवकलनीय नहीं होता, यहाँ पर अवकलनीय है ना। हर एक पॉइंट पर आप डेरिवेटिव ज्ञात कर सकते हो, हर एक पॉइंट पर आप यूनिक स्पर्शरेखा खींच सकते हो, तो अवकलनीय भी है जी। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन चेक करो कि क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर है। ए पर जो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है और बी पर जो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्या ये दोनों बराबर हैं, आपका आंसर बिल्कुल। ए पर हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, आपका आंसर ये वाली, वाई की तो ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, और बी पर कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है, यही हो रही है। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी क्या है यहाँ पर, बराबर है। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर ये तीनों कंडीशन किसी फंक्शन में सेटिस्फाई हो रही हैं तो रोल्स थ्योरम ये बोलता है कि इस ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, इस ग्राफ में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो उसकी ढाल शून्य होगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ग्राफ में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो उसकी ढाल शून्य होगी, तो आपका आंसर यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट ऐसे हैं। एक पॉइंट तो ये, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी ढाल शून्य है। एक पॉइंट ये, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी ढाल भी शून्य है। और एक पॉइंट ये, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी ढाल भी शून्य है ना। तो रोल्स थ्योरम यही चीज बोलता है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना तो रोल्स थ्योरम ये गारंटी लेता है, रोल्स थ्योरम ये गारंटी लेता है कि भैया ग्राफ चाहे कैसा ही बन रहा हो, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना तो पक्की बात है वहां पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां पर बनने वाली स्पर्शरेखा की ढाल क्या होगी, शून्य होगी। जैसे कि यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, कम से कम एक पॉइंट मिलना ही मिलना है। जैसे इस ग्राफ में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिला था, इस ग्राफ में 3 पॉइंट मिल गए। तो यही बात बोलता है कि भैया कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा मिलेगा जहां पर अगर आप स्पर्शरेखा खींचेंगे ना तो उसकी ढाल शून्य होगी। समझ रहे हो? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा मिलेगा जहां पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी ढाल कितनी होगी, शून्य होगी, है ना। और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो जैसे आप ये वाला ग्राफ देखिएगा जो मैं बनाऊंगा, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। मैंने ग्राफ बना दिया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इस ग्राफ में रोल्स थ्योरम लागू होगी कि नहीं होगी। तो कैसे चेक करेंगे, आपके अनुसार तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना तब रोल्स थ्योरम लागू होगी, ठीक है। तो देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो पहले तो मुझे बताओ कि क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, आपके साथ कंटिन्यूस तो है, कहीं पर कोई कट नहीं लग रहा, तो कंटिन्यूस तो है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, ठीक है। पहली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी भाई। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन अवकलनीय है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में क्या ये फंक्शन अवकलनीय है। आपके आंसर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय का मतलब कि क्या हर एक पॉइंट पर आप यूनिक स्पर्शरेखा खींच सकते हो, तो आपके आंसर इस पॉइंट पर यूनिक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, इस पर भी खींच सकते हो, इस पर भी खींच सकते हो। लेकिन जहाँ पर चोंच होती है ना वहाँ पर आप यूनिक स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे हल्का सा आगे पॉइंट लोगे तो स्पर्शरेखा ऐसी बन रही है, अगर आप हल्का सा पीछे पॉइंट लोगे तो स्पर्शरेखा ऐसी बन रही है, तो यूनिक स्पर्शरेखा नहीं बनेगी यहाँ पे। हर एक पॉइंट पर यूनिक स्पर्शरेखा बनेगी लेकिन इस चोंच पर यूनिक स्पर्शरेखा नहीं बनती, है ना। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर किसी ग्राफ में चोंच बन रही हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन उस चोंच वाले पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है ना। तो सेकंड कंडीशन क्या थी कि इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए अवकलनीय होना चाहिए। तो क्या ये फंक्शन इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए अवकलनीय है, तो आपका आंसर नहीं, इस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन में इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन में
इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम जो है ना वो अप्लाई नहीं होगी, रोल्स थ्योरम जो है वो अप्लाई नहीं होगी, अप्लाई नहीं होगी। अप्लाई नहीं होगी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया कोई गारंटी नहीं है, रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी इसका मतलब क्या हो गया कि कोई गारंटी नहीं है कि भाई इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट मिले जहां पर बनने वाली स्पर्शरेखा की ढाल शून्य हो, ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ऐसा कोई पॉइंट मिल भी सकता और क्या पता पॉइंट ना भी मिले, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पर अगर मैं स्पर्शरेखा खींचूं तो उसकी ढाल शून्य हो, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। अगर मान लो कि इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचोगे तो इसकी ढाल शून्य नहीं पाएगी, इस पॉइंट पर तुम स्पर्शरेखा खींच नहीं सकते क्योंकि यूनिक स्पर्शरेखा खींची नहीं जाएगी यहाँ पे, इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचोगे तो उसकी ढाल भी शून्य नहीं पाएगी, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम अगर अप्लाई नहीं हो रहा ना तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये होगा कि वहां पे कोई गारंटी नहीं है कि कोई एक ऐसा पॉइंट मिले जहां पर बनने वाली स्पर्शरेखा की ढाल शून्य हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पॉइंट मिल भी सकता है और पॉइंट नहीं भी मिल सकता। लेकिन अगर किसी ग्राफ में रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है, जैसे अगर आप इन दोनों ग्राफ को देखें तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा था, अगर किसी फंक्शन में रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है, रोल्स थ्योरम लागू हो रहा है, तो भैया इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां पर अगर आप स्पर्शरेखा खींचेंगे तो वो शून्य आएगी, स्पर्शरेखा की ढाल शून्य आएगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा था तो एक पॉइंट तो मिलना ही मिलना है, यहाँ पे रोल्स थ्योरम लागू हो रहा था तो कम से कम एक पॉइंट तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा ना तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, पॉइंट मिल भी सकता है और पॉइंट नहीं भी मिल सकता, है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ और अच्छी तरह से समझ में आएगा तुमको। देखो आप इस ग्राफ को देखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या इस ग्राफ में रोल्स थ्योरम लागू हो रही है कि नहीं हो रही। तो आप कहेंगे सर रोल्स थ्योरम को लागू करने के लिए 3 कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं। तो पहली कंडीशन क्या चेक करनी होती है कि क्या ये ग्राफ कंटिन्यूस है, तो सर जी कंटिन्यूस तो है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, जो पहली कंडीशन थी ना कंटिन्यूस वाली वो तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अवकलनीयता वाली, क्या यह ग्राफ में कहीं पर चोंच बन रही है, आपका आंसर नहीं, है ना, इस ग्राफ में कहीं पर भी चोंच नहीं बन रही, तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन हम ये देखते हैं कि क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, बताइए एफ ऑफ ए क्या है, आपका आंसर ये, और एफ ऑफ बी क्या है, एफ ऑफ बी है जी ये, तो क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर है, आपका आंसर नहीं। तो ये तीसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही ना तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन के ग्राफ में रोल्स थ्योरम जो है वो अप्लाई नहीं होगी, रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी इसका मतलब क्या हो गया, रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा मिले जहां पर बनने वाली स्पर्शरेखा की ढाल शून्य हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। ऐसा पॉइंट हो भी सकता है, ऐसा पॉइंट नहीं भी हो सकता। जैसे अगर हम इस ग्राफ में देखें तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जहां पर अगर मैं स्पर्शरेखा खींचूं तो उसकी ढाल शून्य आ जाए, क्योंकि रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही थी, है ना। तो रोल्स थ्योरम अगर अप्लाई होगी तो इसकी गारंटी है कि कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा मिलेगा। अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी ना तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि पॉइंट मिले ना मिले, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे हम यहाँ पे देखें तो इस फंक्शन के ग्राफ में रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉइंट है जहां पर बनने वाली स्पर्शरेखा की ढाल शून्य है, ऐसे 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे पॉइंट थे, यहाँ पर भी रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही थी लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं था। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि रोल्स थ्योरम अगर किसी फंक्शन में अप्लाई होगी ना, अगर किसी फंक्शन में अप्लाई होगी तो इस बात की गारंटी है, गारंटी है कि कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहां पर अगर मैं स्पर्शरेखा खींचूंगा तो उसकी ढाल शून्य आएगी, ठीक है। अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही, रोल्स थ्योरम नॉट अप्लाई, अगर किसी फंक्शन में रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही ना तो इस बात की गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा पॉइंट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, समझ में आई मेरी बात। रोल्स थ्योरम अगर अप्लाई हो रहा है तो इस बात की गारंटी है ना, समझ रहे हो मेरी बात। रोल्स थ्योरम अप्लाई हुई तो इस बात की गारंटी है कि सी मिलेगा मिलेगा, और रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई सी मिले ना मिले, सी मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ये बात बहुत बहुत कम बच्चों को समझ में आती है, ठीक है ना। वो सोचते हैं कि भाई अगर किसी क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा नहीं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। रोल्स थ्योरम अगर अप्लाई नहीं हो रही तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, वहाँ पे पॉइंट मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता, ठीक है। लेकिन अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है ना तो इस बात की गारंटी है कि भैया वहाँ पे पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पर अगर आप स्पर्शरेखा खींचें तो उसकी ढाल शून्य आएगी, वहाँ पे पॉइंट मिलना ही मिलना है। जैसे कि मैंने आपको इन 4 एग्जाम्पल्स में समझाया, इन दोनों एग्जाम्पल्स में रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही थी तो गारंटी थी कि भाई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा मिलेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही थी, रोल्स थ्योरम अगर अप्लाई नहीं हो रही थी, रोल्स थ्योरम अगर अप्लाई नहीं हो रही तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पॉइंट आपको ऐसा मिल भी सकता है
और पॉइंट नहीं भी मिल सकता। जैसे अगर हम यहाँ पे देखो तो पॉइंट नहीं मिला और यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझ में आई बात? ठीक है, एक लास्ट बात और समझ लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। लास्ट बात ये है कि रोल्स थ्योरम जो है ना वो वन वे में काम करती है, वन वे में। वन वे का मतलब कि अगर ये तीन चीजें हो रही होंगी ना, अगर ये तीन चीजें हो रही होंगी तभी आपको पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये अदर वे में काम नहीं करता। अदर वे में मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई पॉइंट मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे तीनों चीजें सेटिस्फाई होंगी। समझ रहे हैं? जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, इस ग्राफ को आप देखें तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है जहां पर बनने वाली स्पर्शरेखा की ढाल शून्य है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस भी होगा, डेरिवेटिव भी इसका हर एक पॉइंट पर संभव होगा और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी बराबर होंगे। ऐसा संभव नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे देखा है ना। इसलिए मैंने कोई चीज समझाई, वापिस समझिए। जो हमारी रोल्स थ्योरम है ये वन वे है भाई, वन वे। वन वे का मतलब कि अगर ये तीन चीजें हो रही होंगी ना तो एक पॉइंट मिलेगा मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक पॉइंट मिल रहा है तो ये तीनों चीजें भी सेटिस्फाई हो रही होंगी। इसका जो कन्वर्स है ना वो ट्रू नहीं होता हमेशा, समझ रहे हो? रोल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है, रोल्स थ्योरम को अगर आप उल्टा कर दें कि भाई एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहां पर इसका डेरिवेटिव शून्य है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई तीनों चीजें भी वहां पे ट्रू होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर ये तीनों चीजें ट्रू हैं तो पक्की बात है कि एक पॉइंट मिलेगा मिलेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि रोल्स थ्योरम जो है वो वन वे काम करती है, अदर वे काम नहीं करती है ना। ऊपर से नीचे काम करेगी, नीचे से ऊपर काम नहीं करेगी भैया। ये चीज भी आप नोटिस करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको रोल्स थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं इससे संबंधित प्रश्न करवाता हूँ, वहां पे इसको और अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इस क्वेश्चन से आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। क्या क्या कि एक फलन है y बराबर एक्स क्यू प्लस 2। इसके लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करिए, जहां पे a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। ठीक है, अब रोले की प्रमेय को सत्यापित करिए, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपको c की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए निकालनी है? c की वैल्यू निकालनी है। c समझते हो? c होता है हमारा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक ऐसा पॉइंट आपको ढूंढना है जहां पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो उसकी ढाल शून्य आए। ठीक है ना, -2 और 2 के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल क्या हो? शून्य हो। अब इसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं भैया? तो दो तरीके हैं। तो हमें -2 और 2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो उसकी जो ढाल है वो शून्य आए, है ना। तो एक तरीका ये हो सकता है कि जो मुझे फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या दे रखा है? y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2। मैं एक काम करूँ, इसका डेरिवेटिव याद कर लूँ, है ना। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 2x। डेरिवेटिव मतलब कि इस ग्राफ पर मैं अगर किसी भी पॉइंट पर स्पर्शरेखा खींचूंगा तो उसकी जो ढाल होगी वो क्या होगी? 2x होगी। अब हमसे बोल रखा है कि हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर अगर मैं स्पर्शरेखा खींचूं ना तो वो जो स्पर्शरेखा है उसकी जो ढाल है वो शून्य आए। तो मैं क्या करूंगा? इसको 0 बराबर रख दूंगा। 2x बराबर 0 रखा तो x के लिए क्या आ गई? 0। कहने का मतलब ये है कि x अक्ष पे जो 0 है ना वहां पर अगर आप स्पर्शरेखा खींचोगे, x अक्ष पे जो 0 है वहां पर अगर आप ग्राफ पे स्पर्शरेखा खींचोगे तो उसकी ढाल शून्य आएगी। और आप ये देख भी सकते हो, अगर आप इसको जियोजेब्रा बनाओगे ना तो जियोजेब्रा पे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो इस ग्राफ में बताओ कि कहां पर मैं स्पर्शरेखा खींचूं कि उसकी ढाल शून्य आए। तो आप कहेंगे सर यहां पर आप स्पर्शरेखा खींचिए, यहां पर, ये यहां पर, क्योंकि अगर आप यहां पर स्पर्शरेखा खींचेंगे तो स्पर्शरेखा ऐसी बनेगी और ये जो स्पर्शरेखा ये एक्स अक्ष के समांतर है, या फिर कह लो कि ये जो स्पर्शरेखा है वो एक्स अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसकी ढाल कितनी हो गई? इसकी ढाल होगी टेंजेंट 0 यानी कि 0। समझ रहे हैं? तो एक तो तरीका ये है कि भाई आप डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेटिव याद कर लो। ठीक है, और हमें एक्स का वो मान चाहिए जहां पर स्पर्श खींची गई स्पर्शरेखा की ढाल शून्य हो। तो इसको तुम 0 बराबर रख दो तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन हमें रोले के नियम से इसको प्रूफ करना है। रोले के नियम का यूज करते हुए सी की वैल्यू ज्ञात करनी है भैया, तभी नंबर मिलेंगे। ऐसे करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अपने को रोले का नियम का यूज करते हुए, रोले की प्रमेय को सत्यापित करते हुए सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब कैसे करेंगे वो समझ लो भाई। तो देखो, रोले की प्रमेय को सत्यापित करने के लिए सबसे पहले आपको रोले की प्रमेय को लागू करवाना पड़ेगा, है ना। अब रोले की प्रमेय लागू कब होती है? रोले की प्रमेय लागू तब होती है जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। कौन कौन सी 3 कंडीशन? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। शर्त नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन को हिंदी में शर्त बोलते हैं तो इसलिए मैंने शर्त नंबर 1 लिख दिया। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि ये जो फंक्शन है ना ये इस इंटरवल में, ये -2 से 2, इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं है बताइए?
तो आप कहेंगे सर चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, है ना, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा कि भैया ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूस है नहीं है। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा आप तब करा करिए जब क्वेश्चन में क्या रखा हो ना कि भाई चेक करो कि ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला तरीका लगाया करो। अगर कोई प्रमेय वाला क्वेश्चन आ रहा है ना तो इतना लंबा मेथड करने की कोशिश, इतना लंबा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे सर और क्या करें, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। ट्रिक ये है कि कोई भी आपको बहुपदीय फलन मिल जाए, कोई भी आपको बहुपदीय फलन मिल जाए, बहुपदीय फलन समझते हो, ऐसा फलन जहां पे x की घात जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, धनात्मक पूर्णांक हो, उसको अपन बहुपदीय फलन बोलते हैं। जैसे ये बहुपदीय फलन है, तो कोई भी बहुपदीय फलन मिल जाए, या फिर log वाला फंक्शन मिल जाए, या फिर e की पावर वाला फंक्शन मिल जाए, या फिर साइन फंक्शन मिल जाए, या फिर कोस फंक्शन मिल जाए, ये ऐसे फंक्शन हैं जो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, मतलब हर पॉइंट पर ये सतत भी हैं और अवकलनीय भी हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुपदीय फलन है तो अपन डायरेक्टली बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि भैया ये बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन जो है हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्लोज इंटरवल में भी कंटिन्यूस होंगे। तो इस तरीके से हम ये कंडीशन नंबर 1 जो है इसको सेटिस्फाई करवा देंगे, ठीक है। वो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये वाला तरीका करने की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी पड़ जाएगा फिर तो ना, करने की जरूरत भी नहीं है उसको, कभी इसको करने लग जाए। तो क्या लिखेंगे हम, एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि चल रहा है कहीं चल रहा, हाँ। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि यह फलन, इस फलन को मैं एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, आप चाहें तो वाई भी बोल सकते हैं लेकिन एफ ऑफ एक्स बोल दे रहा हूँ मैं। यह जो फलन है यह एक बहुपदीय फलन है, यह फलन एक बहुपदीय फलन है जो प्रत्येक वास्तविक मान पर, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए कंटिन्यूस होता है। भाई आप कोई भी नंबर रख दो, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख लो, ये सबके लिए कंटिन्यूस रहेगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अतः यह इस क्लोज इंटरवल के लिए भी कंटिन्यूस होगा। तो पहले जो शर्त है वो यहां पर सेटिस्फाई हो गई, है ना भाई। रोले की प्रमेय लागू हो गई, रोले की प्रमेय को लागू करने के लिए 3 शर्त होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि वो जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, तो पहली कंडीशन तो हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर दी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन क्या होती थी, बताया था मैंने आपको। दूसरी कंडीशन ये होती थी कि ये जो फंक्शन है वो इस ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो बहुपदीय फलन होता है ना वो हर एक पॉइंट पर अवकलनीय होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इस ओपन इंटरवल में भी तो अवकलनीय होगा, ठीक है। तो इसी बात को आप यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, यही सेम कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पे चिपकाओ। देखो यह जो फलन है ना एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक बहुपदीय फलन है, और हमें पता है कि जो बहुपदीय फलन होते हैं वो प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, या फिर प्रत्येक वास्तविक संख्या कह सकते हो तुम, ठीक है ना, अगर मान नहीं समझ में आए तो चाहे तुम संख्या कह लो, भाई प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस ओपन इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी ये जो फंक्शन होगा ये हमारा क्या होगा, अवकलनीय होगा, समझ रहे हैं। तो जो दूसरी कंडीशन थी उसको भी हमने सेटिस्फाई करवा दिया। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर रोले की प्रमेय को लागू करवाना है तो उसके लिए तीसरी कंडीशन क्या होती थी, तीसरी कंडीशन होती सर जी क्या बताओ, तीसरी कंडीशन होती थी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अब देख लेते हैं, ए क्या हमारा -2, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ -2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -2 रख दो, तो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 6। और अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 2 की वैल्यू, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 6। तो हमने देखा कि भाई ये दोनों वैल्यू भी बराबर आ रही है, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे
हम कहेंगे यहां तीनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं। अतः इस फंक्शन के लिए या फिर इस फंक्शन में रोले की प्रमेय लागू होगी। इस फंक्शन में रोले की प्रमेय लागू होगी। ठीक है। अब किसी फंक्शन में अगर रोले की प्रमेय लागू हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, यहां पे लिख रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि भाई इस इंटरवल में, है ना, ओपन ब्रैकेट लगेगी यहां पे, ये चीज ध्यान रखना, इस इंटरवल में एक बिंदु या फिर एक संख्या, इस संख्या को लेट से मैं सी बोल रहा हूं, एक संख्या सी ऐसी होगी जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 होगा। है ना, रोले की प्रमेय यही तो बोलती थी कि भैया अगर मैं किसी फंक्शन में लागू हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा पाना ही पाना है जिसके लिए एफ डैश सी बराबर होगा 0 के। है ना, अब हमें वो पॉइंट ढूंढना है। वो पॉइंट कहाँ से ढूंढेंगे? वो पॉइंट हम यहीं से ढूंढेंगे। मैंने क्या कहा कि एफ डैश सी बराबर होगा 0 के, तो इसी का यूज करते हुए मैं सी की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, और अगर वो सी की वैल्यू इस इंटरवल में आ गई तो हम ये कह देंगे कि भैया यहाँ पे रोले की प्रमेय जो है वो सत्यापित हो गई। समझ में आई मेरी बात? तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसी का कैसे? यहाँ पे मैं दिस इंप्लाइज का सिंबल लगा देता हूँ। एफ डैश सी बराबर 0 लिख रहा है। अब एफ डैश सी निकाल लो। अब सर एफ डैश सी कैसे निकालें? तो एफ ऑफ एक्स तो आपको दे रखा क्वेश्चन में, इसका इस्तेमाल करो। आप कहेंगे कि भैया एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे एफ डैश सी की वैल्यू चाहिए ना। अगर मान लो कि एफ ऑफ सी की वैल्यू चाहिए होती ना तो मैं डायरेक्टली जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी लिख देता, तो एफ सी की वैल्यू आ जाती। एफ सी की वैल्यू अगर चाहिए होती तो मुझे चाहिए एफ डैश सी की वैल्यू, तो एफ डैश सी की वैल्यू के लिए मुझे एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा ना भाई। अब एफ डैश एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी चिपका देंगे। तो एफ डैश एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी चिपकाओगे तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2c बराबर 0। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई? दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो 0। है ना, अब ये जो c की वैल्यू है क्या वो इस इंटरवल के बीच में आती है? -2 से 2 के बीच में आती है? आपके आंसर बिल्कुल आती है। तो अगर इसकी वैल्यू इसके बीच में आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर रोले की प्रमेय जो है वो सत्यापित हो गई। है ना, तो इसी बात को आप लिख दीजिए। आप कहिए कि यहाँ c का जो मान आया वो 0 आया, जो कि बिलोंग करता है इस इंटरवल में। है ना, अतः इस फंक्शन के लिए जो रोले की प्रमेय है ना वो सत्यापित होती है। रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। इस तरीके से रोले की प्रमेय को हम वेरीफाई करते हैं। है ना, हमने वेरीफाई कर दिया ना भाई। रोले की प्रमेय यही बोलती थी कि अगर वो कहीं लागू हो गई तो इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर होगा 0 के, और वो हमें पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन में रोले की प्रमेय सत्यापित हो गई, वेरीफाई हो गई। समझ में आ गई? अगर ये पॉइंट नहीं मिलता, अगर ये पॉइंट इस इंटरवल के बीच में नहीं होता तो इस फंक्शन के लिए रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होती। लेकिन पॉइंट मिल गया, है ना, और हमेशा मिलेगा। अगर रोले की प्रमेय लागू हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है एक पॉइंट मिलना ही मिलना है जो इस इंटरवल में होगा। ठीक है ना, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो कि इस इंटरवल में पाना ही पाना है ना। तो सत्यापित हमेशा होना ही होना है। अगर प्रमेय लागू हो गई तो ऑब्वियस ही बात है रोले की प्रमेय जो वो सत्यापित होगी ही होगी। समझ में आ गई? तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन एक पेज पे दिखना जरूरी है। देखो, किसी भी क्वेश्चन में बोल रखा ना कि रोले की प्रमेय को सत्यापित करिए, तो इसका मतलब यह है कि आपको सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको वो चेक करना है कि जो सी की वैल्यू है वो इस इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही, है ना, इस ओपन इंटरवल में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको ये चेक करना होता है कि जो सी की वैल्यू आप निकालेंगे वो इस इंटरवल में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ गई तो सत्यापित हो गया, नहीं आई तो सत्यापित नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तीनों शर्तों को सेटिस्फाई करवाया। ठीक है, तीनों शर्तें सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन में रोले की जो प्रमेय है वो लागू हो गई। अब रोले की प्रमेय लागू हो गई तो इसका मतलब हो गया कि इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा मिलना ही मिलना है, एक संख्या ऐसी मिलनी है जिसके लिए एफ डैश सी जो होगा 0 के बराबर होगा। अब इसका यूज करते हुए सी की वैल्यू निकाली। अब ये जो सी था वो इस इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। अगर इस सी की वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन के लिए रोले की प्रमेय जो है सत्यापित हो गई। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और करवाता हूँ और इस तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला था ना, वैसा ही क्वेश्चन है।
ये फंक्शन आपको दे रखा है, ये इंटरवल आपको दे रखा है, आपको इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि रोले के प्रमेय को अगर आपको सत्यापित करना है तो सबसे पहले रोले के प्रमेय को लागू करवाना पड़ेगा। रोले के प्रमेय को लागू करवाने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो शर्त नंबर 1, पहली शर्त क्या होती है कि ये जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है कि नहीं, बताइए। आपके साथ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन जो है वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी कंटिन्यूस होगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा फलन है वो इस क्लोज इंटरवल के लिए कंटिन्यूस है। अब इसी राम कहानी को यहाँ पे लिख दो, मैं फटाफट से लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने लिख दिया ये चीज़। मैंने क्या लिखा कि ये जो फंक्शन है वो बहुपदीय फलन है, और हमें पता है कि जो बहुपदीय फलन होता है वो हर एक संख्या के लिए कंटिन्यूस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो पहली शर्त तो यहाँ से सेटिस्फाई करा दी। अब दूसरी शर्त सेटिस्फाई करवाएंगे। दूसरी शर्त क्या होती थी? दूसरी शर्त ये होती थी कि ये जो फंक्शन है वो इस ओपन इंटरवल के लिए अवकलनीय होना चाहिए। अब ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल के लिए अवकलनीय है या नहीं है? तो आपको बिल्कुल है, क्योंकि आपने बताया था कि जो बहुपदीय फलन होते हैं वो हर एक पॉइंट के लिए अवकलनीय होते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि इस ओपन इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी अवकलनीय होंगे। तो उसी बात को आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। ये देखिए मैंने इसी बात को यहाँ पे लिख दिया। मैंने कहा कि भाई ये जो फंक्शन है बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन जो होते हैं वो हर एक संख्या के लिए अवकलनीय होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी क्या होगा, ये फंक्शन अवकलनीय होगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? ठीक है जी। अब बात करते हैं शर्त नंबर 3 की। शर्त नंबर 3 क्या होती थी कि एफ ऑफ ए, ये यहाँ पे -4 है, और एफ ऑफ बी, बी हमारे पास 2 है, एफ ऑफ -4 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो बराबर आनी चाहिए। देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शर्त नंबर 3, एफ ऑफ -4 की वैल्यू निकाल लो। तो एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -4 लिख दो। तो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा -4 -8, यानी कि 16 -8 -8 जो कि आएगा 0। अब निकालो वैल्यू एफ ऑफ किसकी, 2 की, है ना, क्योंकि बी जो था वो 2 था। तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 -8, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 रख दो भैया। तो 4 जमा 4 -8 जो कि आ गया 0। तो हमने देखा कि भाई इन दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई रोले की प्रमेय इस फंक्शन के लिए लागू हो जाएगी, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसी बात को आप लिख दीजिए। आप कहिएगा यहाँ तीनों शर्तें संतुष्ट हो रही हैं। अतः इस फंक्शन के लिए रोले की जो प्रमेय है वो लागू होती है। अब किसी फंक्शन के लिए अगर रोले की प्रमेय लागू होती है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल में, कौन सा इंटरवल में? इस इंटरवल में, ओपन ब्रैकेट लगे, ये चीज़ ध्यान रखना, इस इंटरवल में कम से कम एक बिंदु तो ऐसा होगा, कम से कम एक बिंदु या फिर एक संख्या, इस संख्या को लेट से मैं सी बोल रहा हूँ, सी ऐसी होगी जिसके लिए एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, है ना। अब हमें इस सी की वैल्यू पता करनी है, वो हम यहीं से पता करेंगे। कैसे? मैंने क्या कहा कि भाई जो एफ डैश सी है वो 0 के बराबर होगा। तब सबसे पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल लेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? ये जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2x - 8। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल लो। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि मुझे एफ डैश सी की वैल्यू चाहिए ना भाई। तो एफ डैश सी की वैल्यू तभी आएगी ना जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। अब जहाँ एफ डैश एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी चिपका दो, एफ डैश सी की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आ जाएगी 2c + 2 बराबर 0। यहाँ से सी की वैल्यू निकालना, ये आएगी -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्स पे जो -1 है ना, अगर आप एक्स एक्स पे जो -1 है उस पर अगर आप ग्राफ देखोगे और उस पॉइंट पर अगर आप स्पर्शरेखा खींचोगे ना, तो पक्की बात है वो जो स्पर्शरेखा है उसकी ढाल शून्य मिलेगी, 100% पक्की बात है। ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि जो -1 है वो इस इंटरवल में आता है कि नहीं आता, -4 से 2 के बीच में आता है कि नहीं आता? आपको सब बिल्कुल आता है। अगर ये पॉइंट इसके बीच में आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर रोले की जो प्रमेय है वो सत्यापित हो गई। अब इसी बात को आप यहाँ पे लिख दीजिए। आप कहिए कि यहाँ जो सी का मान आया वो आया -1, जो कि बिलोंग करता है इस इंटरवल में। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। इस फंक्शन के लिए रोले की प्रमेय क्या होती है बेटा? सत्यापित होती है। समझे? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल वैसे ही था जैसे पिछला क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने तीनों शर्तों को सेटिस्फाई करवाया,
तीनों शर्त सेटिस्फाई हो गई तो उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के लिए रोले की प्रमेय लागू हो गई। अब अगर अगर रोले की प्रमेय लागू हो जाती है तो हमें ये बात पता है कि इस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना ही होना है जिसके लिए f' बराबर 0 होगा। तो इससे हमने सी की वैल्यू निकाली। अब हमने देखा कि जो सी है वो हमारा इस इंटरवल के बीच में आ ही रहा है। अगर सी इसके बीच में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि रोले की प्रमेय सत्यापित हो गई। बस उसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्या कि जांच करो कि क्या रोले का जो प्रमेय है वो निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है ना। अभी हमें यहाँ पे सत्यापित नहीं करना, अभी हमें ये देखना है कि भाई इन तीन फलनों में से किन किन फलन पर रोले का जो प्रमेय है वो लागू होगा। अब रोले का प्रमेय कब लागू होता है, जब तीन शर्तें सेटिस्फाई हो जाए। तो हर एक क्वेश्चन में देखेंगे कि भैया किन किन क्वेश्चन में तीनों शर्तें सेटिस्फाई हो रही हैं। पहले इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, है ना। अगर किसी क्वेश्चन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो रोले का प्रमेय लागू हो जाएगा। अगर इनमें तीनों में से कोई एक भी ऐसा है जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो रोले का प्रमेय अब लागू नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो पहले इतना देखते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में फंक्शन हमें दे रखा है क्या, ये दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, या फिर कह लो महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में आपको पता होगा। महत्तम पूर्णांक फलन का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है भाई, अगर आपको ध्यान हो तो। नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, समझ रहे हैं। ये ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होता। अब कंटिन्यूस नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ऐसे नीचे चलता रहता है। लेट्स से कि ये हमारा पॉइंट है 0, ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ बनता है ना, ये हर एक पूर्णांक मान पर, जो पूरे पूर्णांक होते हैं ना, पूर्णांक होते हैं जो हमारे 1 2 3, इन पर ये डिसकंटिन्यूस होता है, असतंत होता है, ठीक है ना। तो अगर जैसे 2 पर डिसकंटिन्यूस है, 3 पर डिसकंटिन्यूस है, 4 पर डिसकंटिन्यूस है, 5 पे भी है, 6 पे भी है, 7 पे भी है, 8 पे भी है ना। 6.1 पे डिसकंटिन्यूस नहीं है, 6.2 पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं है, लेकिन 6 पे है भैया, 7 पे है, 8 पे है। जितने भी पूर्णांक मान है उन सब पर जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, महत्तम पूर्णांक फलन जो है, ये जितने भी पूर्णांक मान होते हैं उन सब पर ये असतंत होता है और अवकलनीय भी नहीं होता, ठीक है ना। तो हम इसी का फायदा उठाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या वो समझो। मुझे चेक करना है ना कि भाई इस फंक्शन के लिए ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन, ये इस फंक्शन में रोले का प्रमेय लागू होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है इस फंक्शन और इस इंटरवल में, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे वो देखो, हम लिखेंगे क्या वो समझ लेना बेटा। तो रोले का प्रमेय कब लागू होता है, जब तीन शर्तें सेटिस्फाई हो रही हों। तो शर्त नंबर 1 चेक करते हैं। शर्त नंबर 1 क्या थी कि भाई ये जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ये जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है क्या, इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस मतलब कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए। अपने सर हर एक पॉइंट के लिए तो कंटिन्यूस नहीं है ना, तो 5 पे कंटिन्यूस है, ना 6 पे, ना 7 पे, ना 8 पे, ना 9 पे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे कह देंगे कि भैया हम जानते हैं कि जो हमारा ये फलन है ये प्रत्येक पूर्णांक मान पर, मैंने बताया ना आपको, प्रत्येक पूर्णांक मान पर क्या होता है, पर कंटिन्यूस नहीं होता। ये बात हमें पता है ग्राफ से, ठीक है। आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना लिख दीजिएगा। हमें पता है कि जो हमारा महत्तम पूर्णांक फलन है वो प्रत्येक पूर्णांक मान पर कंटिन्यूस नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल के अंदर आने वाले जितने भी पूर्णांक हैं, है ना, x बिलोंग्स टू 5,9, इस इंटरवल के अंदर आने वाले जितने भी पूर्णांक हैं उनके लिए भी ये कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो आप कहिएगा कि इस इंटरवल में जो पूर्णांक हैं जैसे 5 6 7 8 9 के लिए यह फलन कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। और पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त ये थी कि ये जो फंक्शन है ना वो इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पहली शर्त ही सेटिस्फाई नहीं हुई, और मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक तीनों शर्त सेटिस्फाई नहीं हो जाती ना तब तक आप उस फंक्शन पर रोले की प्रमेय को लागू नहीं कर सकते। अब यहाँ पे पहली शर्त ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोले की जो प्रमेय है वो लागू नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो इसी बात को आप लिख दीजिए, आप कह दीजिए अतः
अतः इस फंक्शन के लिए आप ऐसे मत लिखिएगा, आप लिखिएगा इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए, है ना, और इस इंटरवल के लिए। पिछले क्वेश्चन में भी आप इंटरवल लगा लीजिएगा, ठीक है। इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी, समझे। हाँ, और किसी इंटरवल के लिए हो सकती है, लेकिन इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी भैया, लागू नहीं होगी। ठीक है भाई, हमें यही चेक करना था ना कि भाई इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोले की प्रमेय लागू होगी कि नहीं होगी। तो हमने देख लिया कि इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी। पिछले क्वेश्चन में भी आप यही काम करिएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे इंटरवल नहीं लिखा था, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे इस लाइन में कि अतः इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए, इंटरवल भी लिख दीजिएगा। इंटरवल क्या था यहाँ पे, -4,2। इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोले की प्रमेय जो है वो लागू होती है, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर है? ठीक है जी। अब हमने ये तो दिखा दिया कि भाई इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं होगी, ठीक है। अब हमसे आगे क्या बोला वो समझो। हमसे आगे क्या लिखा है कि इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि इस फंक्शन और इस इंटरवल में रोले की प्रमेय तो लागू नहीं हो रही, लेकिन क्या इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोले की प्रमेय का विलोम, रोले की प्रमेय का विलोम सत्य है या असत्य है, ये चेक करना है, ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर रोले की प्रमेय के लिए तो हम ये चेक करते हैं कि लागू होगी कि नहीं होगी, अब रोले की प्रमेय के विलोम के लिए हम ये क्यों चेक करते हैं कि सत्य है या असत्य है? हम ये क्यों नहीं चेक करते कि रोले की प्रमेय का विलोम जो है वो लागू होगा कि नहीं होगा? हम ये क्यों नहीं चेक करते? तो भैया मैंने आपको क्या समझाया था कि जो रोले की प्रमेय है, जो रोल्स थ्योरम है, वो वन वे काम करती है। वन वे का मतलब कि अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो पक्की बात है एक पॉइंट मिलेगा जिसके लिए डेरिवेटिव शून्य होगा, ठीक है ना। ये अदर वे काम नहीं करती, मतलब इसका उल्टा सत्य नहीं है, ठीक है ना। भाई अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एक पॉइंट मिलना है जिसके लिए डेरिवेटिव शून्य होगा। लेकिन इसका जो उल्टा है ना, वो हर बार ट्रू नहीं होता, हर बार ट्रू नहीं होता, ठीक है। इसका उल्टा मतलब कि भाई अगर आपको कोई एक ऐसा पॉइंट मिल गया, ग्राफ में कोई एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसके लिए डेरिवेटिव शून्य है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तीनों कंडीशन भी वहां पे हो रही होंगी, है ना। किसी क्वेश्चन में हो सकती है, किसी क्वेश्चन में नहीं भी होंगे, समझ रहे हैं। तो हर बार ट्रू नहीं है, और जो चीज हर बार ट्रू नहीं होती ना, जो चीज हर बार ट्रू नहीं होती, तो वहां पे लागू और ना लागू होने की बात नहीं करते अपन, समझ रहे हो। जो चीज हर बार ट्रू होती है उसके लिए हमेशा लागू या ना लागू होने की बात करते हैं। वापस समझे मैंने क्या कहा, बहुत गहरी बात है। रोले की जो प्रमेय है ना, वो हर बार ट्रू है। अगर 3 कंडीशन किसी फंक्शन में सेटिस्फाई हो रही है ना, तो गारंटेड 100% गारंटेड बात है कि एक पॉइंट मिलना है जिस पर बनने वाली स्पर्शरेखा की ढाल शून्य होगी। गारंटेड बात है 100%, ठीक है ना। हर बार ये चीज सच है, हर फंक्शन के लिए ये चीज सच है कि अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो एक पॉइंट मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे रोले की प्रमेय पर लागू या ना लागू होने की बात हो रही है। लेकिन रोले की प्रमेय का जो विलोम है ना, रोले की प्रमेय का जो विलोम है वो हर फंक्शन के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भैया अगर कोई एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसके लिए डेरिवेटिव शून्य है तो हर फंक्शन के लिए तीनों शर्तें सेटिस्फाई हो रही होंगी, ऐसा हर बार नहीं होता, समझ रहे हैं। जैसे आपको मैं ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे आप इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में हमें ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां पे डेरिवेटिव शून्य है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई रोले की प्रमेय तो ये कहती है कि अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो एक पॉइंट मिलना है जिस पर डेरिवेटिव शून्य होगा। लेकिन इसका उल्टा जो है, इसका जो विलोम जो है वो हर बार सत्य नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भैया अगर आपको कोई पॉइंट मिल गया जहां पे डेरिवेटिव शून्य है तो तीनों कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई हो रही, ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। यही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो चीज हर बार ट्रू नहीं होती ना, वहां पर लागू ना लागू होने की बात नहीं करते अपन। और जो चीज हर बार ट्रू होती है वहां पर अपन लागू या ना लागू होने की बात करते हैं। तो रोल्स प्रमेय जो है वो हर बार ट्रू है,
ठीक है ना, जो फंक्शन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उन सबके लिए हर बार ट्रू है, तो इसलिए हम वहाँ पे लागू ना लागू होने की बात करते हैं। लेकिन रोल्स प्रमेय का जो विलोम है वो हर बार ट्रू नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे लागू ना लागू होने की बात नहीं करते। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना कि रोल्स थ्योरम के विलोम के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें ये चेक करना है कि रोल्स थ्योरम का जो प्रमेय रोल की जो प्रमेय है उसका विलोम सत्य है या असत्य है, ये चेक करना हमें। इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोले के प्रमेय का जो विलोम है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ये चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे वो समझाता हूँ, समझ गए? अभी मैं समझाता हूँ आपको। देखो रोल्स थ्योरम तो यहाँ पे लागू नहीं हो रही, वो तो हमने चेक कर लिया, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम तो यहाँ पे लागू नहीं हो रही, वो तो अपन चेक कर लिया। अब हम ये देखना कि रोल्स थ्योरम का जो विलोम है वो यहाँ पे ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। अब उसको कैसे चेक करेंगे वो समझिए। तो एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन में पार्ट 1 और पार्ट 2 लिख देता हूँ। ये तो हमारा पार्ट 1 जिसके अंदर हमें ये चेक करना था कि रोल्स थ्योरम लागू होगी कि नहीं होगी। अब पार्ट 2 करते हैं इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर हमें रोल्स थ्योरम का विलोम जो है वो सत्य है या असत्य है, ये चेक करना है, ठीक है। अब वो कैसे चेक करेंगे? अब रोल्स थ्योरम के विलोम में हमें क्या करना होता है, देखो रोल्स थ्योरम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं और उसके बाद हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पे डेरिवेटिव शून्य होगा। अब रोल्स थ्योरम के विलोम में क्या होगा कि हम उल्टा चलेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले ऐसे पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे डेरिवेटिव शून्य है, इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन और इस इंटरवल के अंदर आने वाले ऐसे पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे डेरिवेटिव शून्य है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि भैया ऐसा पॉइंट मिलने के बाद क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ऐसा पॉइंट मिलने के बाद तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन, इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई एक भी कंडीशन ऐसी जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि रोल्स थ्योरम का जो विलोम है वो सत्य नहीं है। करके दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो रोल्स थ्योरम के विलोम में हम उल्टा चलते हैं। रोल्स थ्योरम में हम सबसे पहले 3 कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, फिर पॉइंट मिलता है। हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम के विलोम में उल्टा चलेंगे। सबसे पहले हम ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे डेरिवेटिव शून्य है। अब मुझे बताओ कि इस फंक्शन और इस इंटरवल में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य है। इस इंटरवल में ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य है। तो आप कहेंगे सर अच्छा ओपन इंटरवल में देखना है, क्लोज में नहीं। ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव हम हमेशा ओपन इंटरवल में चेक करते हैं भैया। यहाँ पे जो मैंने शर्त नंबर 2 भी थी उसमें भी ओपन इंटरवल लिया था, है ना। तो ओपन इंटरवल में चेक करना है। तो मुझे बताओ कि इस इंटरवल में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य है। बताइए बताइए। तो आप कहेंगे सर 5.1 ले लो, 5.1 पर भी डेरिवेटिव शून्य होगा। चाहे ग्राफ के माध्यम से देख लो, चाहे आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे 5.1 डालूंगा तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। 5.2 पे भी डेरिवेटिव शून्य है, 5.9 पे भी डेरिवेटिव शून्य है। हाँ 6 को आप ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 6 पर ये अवकलनीय ही नहीं है, 6 पर कंटिन्यूस नहीं तो अवकलनीय भी नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इस इंटरवल में ऐसे पॉइंट्स जहां पर डेरिवेटिव शून्य है वो कौन कौन से हैं, वो हमारे सारे के सारे पॉइंट्स हैं एक्सेप्ट 6, 7, 8, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इस इंटरवल में ये सारे के सारे पॉइंट्स पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य है ना। तो रोल्स थ्योरम के विलोम में हम सबसे पहले ऐसे पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे डेरिवेटिव शून्य है, तो हमें वो सारे के सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इसी बात को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो समझो। हम कहेंगे कि यहाँ एफ डैश सी बराबर शून्य है किसके लिए, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू 5,9 एक्सेप्ट 6, 7, 8। समझो ये जितने भी पॉइंट्स बच गए ना 5 से 9 के बीच में, अगर मैं इन पॉइंट्स को हटा दूं तो जितने भी पॉइंट्स बच जाते हैं 5.1, 5.2, 5.3, जितने भी पॉइंट बच जाते हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य है। तो सबसे पहले हमने ऐसे पॉइंट्स ढूंढ लिए जहां पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य है, ठीक है। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना है कि क्या तीनों शर्तें सेटिस्फाई हो रही हैं। तीनों शर्तें मतलब कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, क्या ये फंक्शन अवकलनीय है, क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के लिए बराबर है, क्या तीनों कंडीशन इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हमें पता है कि यार तीनों शर्तें तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तीनों शर्तों में से अगर कोई भी एक शर्त ऐसे जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, तो आप ये सिंपल कह दीजिएगा कि भैया तीनों शर्तें अगर सेटिस्फाई होंगी ना तब तो सत्य है विलोम। अगर तीनों शर्तों में से कोई भी एक ऐसी शर्त है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हो गया कि विलोम जो है वो सत्य नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि परंतु, तो मत लिखना, यहाँ पे लिख देना परंतु
तीनों शर्तें, यहाँ पर तो तीनों की तीनों शर्तें जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ना तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ना ही फंक्शन अपना अवकलनीय है, और ना ही f(5) की जो वैल्यू है और f(9) की जो वैल्यू है वो बराबर है। ठीक है, तो तीनों शर्तें यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर कोई एक भी शर्त ऐसी मिल जाती है ना जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि असत्य है, लेकिन यहाँ पे तो तीनों ही नहीं हो रही। ठीक है ना, तो अच्छी बात है, हम यहाँ पे कहेंगे परंतु तीनों शर्तें जो हैं वो इस फंक्शन के लिए संतुष्ट नहीं हो रही हैं। समझ रहे हो, रोल्स थ्योरम को लागू करवाने वाली जो तीनों शर्तें हैं वो इस फंक्शन के लिए संतुष्ट नहीं हो रही हैं। ठीक है, ना तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ना ये फंक्शन अवकलनीय है, ना ही एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर है। अगर तीनों में से कोई भी एक शर्त अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, तब भी ये बात कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो तीनों की तीनों शर्तें सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, तो हमने ये बात लिख दी कि भाई तीनों की तीनों शर्तें जो हैं वो इस फंक्शन के लिए संतुष्ट नहीं हो रही हैं। अतः हम ये बोल सकते हैं कि जो रोल्स थ्योरम का विलोम है, रोले का प्रमेय का जो विलोम है, वो इस फंक्शन के लिए सत्य नहीं है। समझे, समझ में आया? बहुत गहरी बात थी भाई, वापस समझो। रोल्स थ्योरम में हम सबसे पहले तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते थे, उसके बाद हमें पॉइंट मिलता था। रोल्स थ्योरम के विलोम में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐसे पॉइंट ढूंढना है जहां पर इसका डेरिवेटिव शून्य है, तो वो हमने काम किया। ठीक है, फिर हम देखना है कि क्या तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो हमने कहा कि नहीं भाई तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, अब तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रोल्स थ्योरम है ना उसका विलोम इस फंक्शन के लिए सत्य नहीं है। अगर तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि रोल्स थ्योरम का जो विलोम है वो इस फंक्शन के लिए सत्य हो जाता। समझ में, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको अभी कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, ये जो दो पार्ट बच रहे हैं ना इनको करवाता हूँ, आपको इनमें सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो दो पार्ट्स को मैं करवा देता हूँ। अब दूसरा पार्ट देखिए भाई, इसमें फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है हमें -2 से 2। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोल्स थ्योरम लागू होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो तीन शर्तें यहाँ पे आपको चेक करनी पड़ेगी। शर्त नंबर 1, क्या ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल के लिए कंटिन्यूस है, तो आपका आंसर नहीं है ना। इस क्लोज इंटरवल के लिए कंटिन्यूस मतलब कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आपका आंसर नहीं सर जी। जैसे कि -2 के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा, -1 के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा, 0 के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो पूर्णांक मानों के लिए कंटिन्यूस भी नहीं होता और ना ही अवकलनीय होता, ये बात हमें पता है। तो उसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन है ये प्रत्येक पूर्णांक मान के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा, तो इस इंटरवल के अंदर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो पहली शर्त ही यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम क्या कह सकते हैं, हमें कह सकते हैं कि अतः इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए, इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोल्स थ्योरम जो है वो लागू नहीं होगी। समझे, तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 तो हमने कर लिया भाई, जहां पे हमें ये चेक करना था कि रोल्स थ्योरम लागू होगी कि नहीं होगी। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 मतलब हमें ये देखना है कि रोल्स थ्योरम का जो विलोम है वो इस फंक्शन के लिए सत्य है या असत्य, ये चेक करना है। अब उसको कैसे चेक करोगे, तो रोल्स थ्योरम के विलोम में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऐसे पॉइंट ढूंढते हैं जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य है। तो मुझे बताओ कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव किस किस पॉइंट पर शून्य है, तो आप कहेंगे सर अगर मैं इस इंटरवल में चेक करना बेटा, ये चीज ध्यान रखना, इस इंटरवल में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य है, तो आप कहेंगे सर सभी पॉइंट्स पर इसका डेरिवेटिव शून्य है, एक्सेप्ट सभी पॉइंट्स पर इसका डेरिवेटिव शून्य है, एक्सेप्ट कौन से, -1, 0 और 1। इन पॉइंट्स को अगर छोड़ दिया जाए ना, इस इंटरवल में से अगर मैं इन पॉइंट्स को छोड़ दूं तो हर एक पॉइंट के लिए इसका डेरिवेटिव शून्य होगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पर तो कंटिन्यूस नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इन पॉइंट्स को छोड़ करके हर एक पॉइंट पर इसका डेरिवेटिव शून्य है, तो इसी बात को आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ एफ डैश सी बराबर शून्य है फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू
-2, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन से, एक्सेप्ट -1, 0 और 1, ठीक है ना। कहने का मतलब कि इन पॉइंट्स के लिए इसका डेरिवेटिव 0। अच्छा जी, अब हमें क्या करना, अब हमें क्या चेक करना होता था, हमें ऐसे पॉइंट्स तो मिल गए जहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 है। अब हमें क्या चेक करना होता था, हमें ये चेक करना होता था कि क्या ये फंक्शन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका आंसर नहीं, ये जो फंक्शन है वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे कहेंगे परंतु ये जो फंक्शन है हमारा, ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रोल्स थ्योरम को लागू करने वाली जो तीनों कंडीशन है ना, उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन के लिए रोले की प्रमेय का विलोम जो है वो सत्य नहीं है। हो गया बस, समझ में आया। अब इसका थर्ड पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट क्या हमारा, थर्ड पार्ट में फंक्शन हमें दे रखा है x² - 1 और इंटरवल हमें क्या दे रखा है, इंटरवल हमें दे रखा है 1 से लेकर के 2। तो इस फंक्शन और इस इंटरवल के लिए रोल्स थ्योरम लागू होगी कि नहीं होगी, पहले ये चेक करना है, ठीक है। अब रोल्स थ्योरम लागू होगी कि नहीं होगी, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, 3 शर्तें चेक करनी पड़ती हैं। शर्त नंबर 1, क्या ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए कंटिन्यूस है या नहीं है। इस इंटरवल के लिए कंटिन्यूस है या नहीं है, इसका मतलब क्या ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आपको सब बिल्कुल, ये जो फंक्शन है ये हमारा बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होता है। तो obvious सी बात है कि जो बहुपदीय फलन है इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी कंटिन्यूस होगा। अब उसी बात को आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैं कॉपी पेस्ट मारता हूँ। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी कि ये जो फलन है बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन हर एक वास्तविक संख्या के लिए कंटिन्यूस होता है। तो ऑब्वियस बात है कि इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अच्छा जी, अब शर्त नंबर 2 चेक करेंगे। शर्त नंबर 1 तो सेटिस्फाई होगी, अब शर्त नंबर 2 चेक करेंगे भैया। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 2 क्या होती थी कि ये जो फंक्शन है वो इस ओपन इंटरवल के लिए अवकलनीय है या नहीं है। तो बताइए, आपके साथ बिल्कुल है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी बहुपदीय फलन होता है वो हर एक पॉइंट के लिए अवकलनीय होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए भी क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। अब उसी बात को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने कहा कि ये जो फंक्शन है बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन हर एक वास्तविक संख्या के लिए अवकलनीय होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ओपन इंटरवल के अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो दूसरी शर्त भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तीसरी शर्त देखते हैं भैया, तीसरी शर्त सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी। तीसरी शर्त क्या है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ पे ए क्या है 1 और बी क्या है 2। तो एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है और एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब ये बराबर है या नहीं वो चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 लिख दो, तो यार ये 0। एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 लिख दो, तो यार है 3। तो ये बराबर है, आपका आंसर नहीं है ना। तो यहाँ पे आप कह दीजिएगा कि यहाँ एफ ऑफ 1 बराबर नहीं है एफ ऑफ 2 के, है ना। तो तीसरी शर्त सेटिस्फाई नहीं हो रही। और मैंने को क्या बताया था कि इन 3 शर्तों में से एक भी शर्त अगर आपको ऐसी मिल जाती है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम जो है वो लागू नहीं होगी। इस फंक्शन के लिए रोले की प्रमेय, रोले का जो प्रमेय है वो लागू नहीं होगा, है ना। और हमें यही चेक करना था कि रोले का प्रमेय लागू होगा कि नहीं होगा। तो रोले का प्रमेय लागू नहीं हो रहा भैया, समझे, ठीक है। अब कहेंगे सर हम सी की वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि वो वैल्यू तब निकालना है जब सत्यापित वाला क्वेश्चन आ जाए। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि सत्यापित करो, रोले की प्रमेय को सत्यापित करो, तब सी की वैल्यू निकालनी है। अगर पूछेगा रोले की प्रमेय लागू होगी नहीं होगी, तब आपको यहीं तक करना है, ठीक है। तो रोले की प्रमेय लागू होगी कि नहीं होगी वो तो हमने पता कर लिया। अब इसका विलोम भी चेक करना है, पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब कि हमें अब ये चेक करना है कि रोले की प्रमेय का जो विलोम है वो यहाँ पे सत्य है या असत्य है। वो कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए मुझे ऐसे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे इस इंटरवल में, ऐसे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे इस ओपन इंटरवल में। ये चीज ध्यान रखना, इस ओपन इंटरवल में ऐसे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे जिसके लिए ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 0 हो, है ना। आपको सर ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल में लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए ओपन इंटरवल लिया था, जब अवकलनीयता की बात की थी ओपन इंटरवल लिया था, तो इसलिए ओपन इंटरवल में चेक करना है, समझे। तो मुझे बताओ कि इस ओपन इंटरवल में
इस ओपन इंटरवल में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य है, बताइए। तो आप कहेंगे सर इस ओपन इंटरवल में ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव शून्य है। कैसे? आप खुद चेक कर लो ना। इस फंक्शन का डेरिवेटिव याद करना क्या आएगा, 2x। अब मुझे बताओ कि x की वैल्यू में क्या रखूँ जिससे कि 0 बन जाए। तो आप कहेंगे x के लिए 0 रखनी पड़ेगी तब ये 0 बनेगा, ठीक है। लेकिन 0 तो इस इंटरवल में है ही नहीं। तो इस इंटरवल में ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पर इसका डेरिवेटिव शून्य हो। समझ रहे हो? इसी बात को आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। आप कहिएगा कि यहाँ एफ डैश सी 0 के बराबर है ही नहीं, है ना। फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ठीक है ना। इस इंटरवल में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके लिए इसका डेरिवेटिव शून्य हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज ही नहीं मिली अपने को। रोले की प्रमेय सत्य कब होती थी? जब हम सबसे पहले ऐसे पॉइंट ढूंढते थे जहाँ पे डेरिवेटिव शून्य हो, और उसके बाद हम चेक करते थे कि तीनों शर्तें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। अगर ये चारों चीजें होती, है ना, पॉइंट्स मिल जाता, तीनों शर्तें सेटिस्फाई हो जाती, अगर ये चारों चीज होती तब रोले की प्रमेय का विलोम जो है वो सत्य होता। लेकिन यहाँ पे पहली चीज ही नहीं हो रही, हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल ही नहीं रहा जहाँ पे इसका डेरिवेटिव शून्य है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन के लिए रोले की प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है। सिंपल, समझे? अगर ये पॉइंट्स मिलते फिर तो अपन शर्त चेक करते हैं। अगर ये पॉइंट्स ही नहीं मिले तो रोले की प्रमेय ऑब्वियस सी बात है संतुष्ट नहीं होगी। रोले की प्रमेय का विलोम संतुष्ट नहीं होगा, रोले की प्रमेय का विलोम जो है वो सत्य नहीं होगा। समझे? रोले का प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है। सिंपल, समझ में आई कैसे किया? तो इस तरीके से रोले की प्रमेय से संबंधित जितने क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, ठीक है। यही क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी बुक में, 3 ही। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आई होप सबको समझ में आ गई तीनों चीजें, ठीक है। वापस समझ लीजिए, रोले की प्रमेय लागू कब होती है? जब 3 शर्तें सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद ही आपको ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पे उसका डेरिवेटिव शून्य होगा। अब रोले की प्रमेय का विलोम सत्य कब होता है? जब आपको सबसे पहले तो वो पॉइंट्स मिल जाए जहां पे उसका डेरिवेटिव शून्य है। फिर आप ये चेक करते हैं कि तीनों शर्तें सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, है ना। अगर ये चारों चीजें सही काम कर जाएं, आपको ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पे डेरिवेटिव शून्य है और तीनों शर्तें भी सेटिस्फाई हो जाए, तब रोले की प्रमेय का विलोम जो वो सत्य होता है। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में क्या हो रहा है कि पहली चीज ही नहीं मिली, हमें ऐसा पॉइंट ही नहीं मिला जहां पे इसका डेरिवेटिव शून्य है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रोले की प्रमेय का जो विलोम है वो सत्य नहीं है। सिंपल, समझ में आया? तो इस तरीके से रोले की प्रमेय का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम मीन वैल्यू थ्योरम, माध्यमान प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर अपन विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली कर लेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि 3 या 4 दिन आपके लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में। उसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसमें एक्सरसाइजेस कम है कंपेरेटिवली, ठीक है। तो चिंता मत करिए, आपको 1 फरवरी से पहले पहले कैलकुलस जो है वो कंप्लीट करवा देंगे, उसकी आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।